ये दौर शाहरुख खान का चल रहा है। धर्मेंद्र और जितेंद्र घर पे बैठ चुके हैं। मुझसे ये कहा कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी शिकायतें आ रही कि कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया, हमने क्या करना चाहिए। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया और असद साहब से कहा कि इंशाअल्लाह मैदान में उतरना चाहिए। उम्मीदवार कौन होगा, एक बार फिर से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे तमाम जिम्मेदारान इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सबसे पहले इन्हें औरंगाबाद बुलाया, इनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, अगर इलेक्शन लड़ना है तो कौन लड़ेगा। यहां के एक डॉक्टर साहब थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई। वो डॉक्टर का नाम सामने आया, मैं खुद उनसे मिला, लेकिन मामला उनका सस्पेंशन का था। ऐसे हालात के अंदर हमें यह फैसला लेना बड़ा मुश्किल था। मैंने अपने मजलिस के जिम्मेदारों से पूछा, क्या आप लोग ख्वाहिशमंद हैं? मुझे फख्र है अपने लीडरों के ऊपर। उन्होंने कहा कि साहब आप सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रख दो, हम उस पर लब्बैक कहेंगे। फिर नाम आया नफीस मंशा साहब का। हमने फौरन हमारी टीम्स लगाई, एक सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट जो आई वो आज यहां के इस आवाम का, इस सरों का समंदर देखकर मुझे एहसास हो रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मैं मध्य प्रदेश का जिम्मेदार नहीं हूं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं सिर्फ एक मर्तबा बुरहानपुर में असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जलसा करने के लिए आया था, और यकीनन उस वक्त आप लोगों का जोश देखकर मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं इस कौम के साथ ऐसे इलाकों के अंदर तो इंसाफ किया जाएगा। बुरहानपुर से अगर तुम हमारा नुमाइंदा अगर नहीं दे सकते हैं तो ये नाइंसाफी हम कब तक बर्दाश्त करें, कब तक हम खामोशी के साथ ये सहते रहे। मैं आपसे सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूं, एक बार आप तोहफे के तौर के ऊपर नफीस मंशा साहब को यहां से जिता कर लाइए। मैं पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नाक में दम करके रखता हूं, होश उड़ा दूंगा उनके, क्योंकि मेरे साथ 2 ताकतें हैं। मेरी एक ताकत मेरा अल्लाह है और मेरी दूसरी ताकत मेरी आवाम है। जैसे ही हमने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भोपाल से आरिफ मसूद साहब मुझे फोन किए, सिटिंग एमएलए है, और मुझसे कहा कि आप ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आप मजलिस के उम्मीदवारों को मत उतारिए। मैंने कहा और आज एक बार फिर से दोहराता हूं, तुम अलग सियासी जमात के अंदर होगे, लेकिन मैंने ऐलान किया कि भोपाल के जो भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं,
वहां मजलिस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि आखिर में वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन जब वो मुझसे कहने लगे कि तुम मध्य प्रदेश के अंदर आना नहीं, तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप जिस तरह मुझे फोन कर रहे, फोन उठाकर मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने लड़ना नहीं चाहिए, अगर ये फोन आप कमलनाथ को उठाकर करते और कहते कि कब तक ये कौम के हिस्से में 1 और 2 सीट आती रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी बुरहानपुर से ही सही, अगर नफीस मंशा साहब को टिकट देती, तो आज इम्तियाज जलील को यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। लेकिन नफीस भाई एक बात बताओ, अल्लाह को जब रास्ते बनाने पड़ते हैं, अल्लाह जब रास्ते बनाना चाहता है, अल्लाह जब जिताना चाहता है किसी को, तो कैसे जिताता है, कैसे रास्ते बनाता है। मुझे यह बताया गया था कि यहां के कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जब भोपाल गए, अपने नेताओं से यह कहने के लिए कि बुरहानपुर के अंदर जहां पर 23 मुसलमान पार्षद है, उनमें से किसी एक को टिकट दे देते, तो जिस जिल्लत का सामना मेरे अपने भाइयों को करना पड़ा, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर सुरजेवाला ने यहां तक इस हद तक पहुंच गया कि जब ये अपनी नाराजगी का इजहार करने लगे, तो पुलिस को बुलाया गया और पुलिस से कहा गया कि इन्हें बाहर निकाल दो। सुरजेवाला, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरा भाई नफीस तेरे सामने टांग पे टांग रखकर बैठे। जिस मुसलमान क़यादत को तुम खत्म करने के लिए चले हैं, कमलनाथ, वो दिन आएगा कि मेरा भाई तेरे बाजू वाली कुर्सी के ऊपर आकर बैठे। मेरे भाइयों, कब तक? आज यकीनन अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमने लड़ना नहीं चाहिए, तो वही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मैं ये सवाल करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, कितनों को टिकट दिए कांग्रेस ने? तो 0, 0। पूरे महाराष्ट्र से एक मुसलमान चुनकर आया है लोकसभा के अंदर, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील है, मजलिस से इत्तेहाद के लिए। क्या वजह है? वही कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर टिकट देंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? अगर टिकट देंगे ही नहीं तो कहां से हमारी आवाज विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचेगी? मैं उनसे एक और सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, कितने सारे ऐसे राज्य हैं, कितने सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां से एक भी मुस्लिम एमपी वहां से चुनकर नहीं आता है? कितने राज्य? मध्य प्रदेश कोई है मुस्लिम एमपी? नहीं। गुजरात कोई है? नहीं। कर्नाटक? नहीं। राजस्थान? नहीं। दिल्ली? नहीं। उत्तराखंड? नहीं। झारखंड?
नहीं, क्यों नहीं? कभी सोचे हैं इस बात के ऊपर कि क्यों नहीं? इसलिए कि वो ये समझते आए हैं कि ये जो कौम यहां पर इकट्ठा हुई है, इनका काम सिर्फ वोट देना है। इनको हम ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ बनाएंगे तो नगर पालिका, महानगर पालिका के अंदर हम पार्षद बनाकर भेजाएंगे, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इनकी तो हैसियत ही नहीं, इनकी औकात ही नहीं, टिकट ही नहीं देंगे। इसीलिए आज ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक ये भाई, ये बेटा आप लोगों से गिड़गिड़ाकर आज इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। मैंने असद भाई को कहा कि असद भाई, आप भी चले थे बुरहानपुर, मैं भी चला था। उस वक्त नौजवानों का जोश देखकर लगा था कि मैं बुरहानपुर में नहीं, मैं हैदराबाद के अंदर मौजूद हूं। मेरा सर शर्म से झुकने मत देना मेरे भाई। बहुत सीना तान कर मैंने बहुत लड़के उन सियासी जमातों को एक पैगाम भेजा हूं, और उसके अंदर कितना खरा उतरना है यह आप लोगों के हाथ में है। आज आप देख रहे कि यहां पर जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, हर एक की नजर है कि कैसे यहां पर नफीस मंशा साहब, इनका क्या चल रहा है। कुछ ही दूरी के ऊपर मुझे बताया गया है कि राजा साहब आए हुए हैं, और सुना वहां पर जो लोग बैठे हैं 300 वाले आए। राजा इतना पैसा क्यों खर्चा किया? यहीं आ जाना था, हमारे बाजू खड़े हो जाना था। पहले तुम तकरीर करना था, फिर हम तकरीर करते थे एक ही स्टेज के ऊपर से। और जिन सवालों को मैंने उठाया है, वो सवालों का अगर जवाब देते तो हम मैदान से हट जाते। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हैं राजा कि ये तुम्हारे गुलाम है, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है कि हम 5 साल के बाद आते रहेंगे और इनका काम वोट देते रहना है, विधानसभा के अंदर हम जाएंगे, हम बैठेंगे, हमारी सियासत क्या आज तक? वो समझते हैं कि हमारे लीडर, हमारे नौजवान कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे, शतरंजियां उठाने का काम करेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर वो आएंगे नेताजी तो फूल का गुलदस्ता लेकर आएंगे, इफ्तार की पार्टी रखेंगे, उनको टोपी पहनाएंगे, खजूर खिलाते हुए फोटो खिंचाएंगे, दूसरे दिन अखबार में छपाएंगे और ये बताएंगे कि कितने सेक्युलर हैं। राजा, अगर सभा चल रही है तो सुनो, इतने सालों तक तुम दूल्हे बना करते थे, घोड़ी पर तुम चढ़ा करते थे और बाराती इन्हें बनाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है राजा, अब दूल्हा मेरा नफीस मंशा बनेगा। घोड़ी पर और नाचने के लिए नतीजे कब है? नाचने के लिए भाजपाइयों और
कांग्रेस वालों, 3 तारीख तक तुम्हारे पास वक्त है। जबरदस्ती गले में मफलर डाल के इधर उधर घूमो मत। 3 तारीख के दिन मेरा दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने वाला है और 3 तारीख तक अपना प्रचार बंद करो, ठुमके लगाना सीख लो। बहुत हो गया। और सुरजेवाला डरा रहा था, ले लात मार कर आए हैं, तुझे एक बात सुन ले। डराया बच्चों को जाता है, तेरा बाप आया। जिस जगह बोल हम हाजिर हो जाएंगे। एक वीडियो दिखाया गया मुझे, बताया जा रहा है कि बर्तन नहीं लेना, गोदड़ी नहीं लेना, बाल्टी नहीं लेना, जेवर नहीं लेना। आपका उम्मीदवार बैठ के सुन रहा है। अरे तुम्हारे हाथ में देवी अगर दिए ना, हम खामोश है तो खामोश है। लेकिन एक बात ये समझ लेना कि हम इतने भी शरीफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। भाई शाहरुख की फिल्में तो हम भी देखते हैं। वो जो भाषण कर रहा था उसको बोल देना कि हम जरा से शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया बदनाम। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आज अगर हमसे लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, आप बार बार ये सुनते होंगे, बार बार ये सवाल उठता है कि ये आए हैं, मजलिस आई है तो इसका फायदा भाजपा को मिलने वाला है। तो सुनो, तेलंगाना क्यों गए हो तुम? तेलंगाना की विधानसभा के अंदर 119 सीटें हैं, 119 विधानसभा की सीटें हैं। 101 सीट किसकी है? तो बीआरएस की है, बीआरएस की है, जिसने पिछले कई 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कदम रखने नहीं दिया। वहां पर आज 119 सीटों के ऊपर भाजपा क्या करने जा रही है? कांग्रेस 119 सीटों के ऊपर पूरा लड़ने जा रही है। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के कितने सीटें हैं? 119 में से 1, 2, 3, 4, 5 सीटें हैं, लेकिन अब जा रहे हैं 119 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए। मोदी जी और अमित शाह हैदराबाद में घूम ले रहे हैं। मैं उनको दरखास्त करता हूं, आपके जरिए पूरा हिंदुस्तान है, जाओ वहां पर, हैदराबाद छोड़ दो, वहां पर तुम्हारे पप्पा बैठे हैं। कल दिन भर चलने वाला है। पप्पा बोले भी तो क्या तेड़ा कर लेते। नहीं, एक बात समझ लो, ये जमात है, कोई गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के बाद गूंगे और मुक्के भी बोलना शुरू कर देते, और हमको ये बोलने की जरूरत नहीं रहती है
ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये ले लो। कौन था रे वो? बच्चे उसको ये नहीं मालूम कि 550 लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 550, 543। मजलिस के कितने हैं? 2। अब बाकी के पूरे एक तरफ रहते। भाजपा वालों के साथ ये पंजे वाले भी चले जाते हैं। जब असद भाई बोलने के लिए खड़े रहते, असद भाई इतने सालों तक अकेले रहते थे, अकेले भिड़े पड़े रहते थे। जैसे ही खड़े रहते, कोई यहां से चिल्लाता, कोई वहां से चिल्लाता। अब असद भाई अकेले नहीं है, उनका भाई उनके पीछे जाके बैठता है। और जब कोई मेंढक उठाता है तो बोलने के लिए, तो असद भाई की कमेंट्री तो चलते रहती है, उनका भाई पीछे से बोलता है चल बैठ रे बैठ। तकलीफ इसी बात की है, भाजपा वालों को तकलीफ इसी बात की है कि हम 300 है और ये बोले कैसा करते तुम ये इतनी हिम्मत। मैं बोला जंगल में कुत्ते बिल्ली कितने हैं देखते नहीं, शेर कितने हैं। यहां पे भी पूछेंगे, यहां पे भी पूछेंगे क्या है तुम 3-4 सीटें लड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके मंशा साहब जीत कर भी आ गए तो क्या कर लेंगे। बोलना जो पिछले कई सालों से 6 फीट 4 इंच शेरवानी टोपी वाले जो पार्लियामेंट में करते थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वही काम हमारे नफीस मंशा साहब। आज हमको ये कहा जाता है कि नहीं मजलिस दूर रहो, मजलिस से दूर रहो, क्योंकि फिरका परस्त जमात है, जातिवादी जमात है, कट्टर है। अरे तुम अगर हमारे साथ इंसाफ करते तो हम क्यों आते यहां। तुम अगर हमारा हक हमें देते तो हम क्यों आते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमको फिरका परस्त कहते हैं तो हां मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों की हत्या देखकर अगर खामोश हूं, अगर उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा हूं, तो क्या फायदे की वो जिंदगी थी। मैं फलस्तीन के हक में बोल रहा हूं तो हां मैं फिरका परस्त हूं। मैं अगर मेरे भाई अखलाक और पहलू खान और न जाने कितने ऐसे नौजवान जिनको छोटी छोटी बातों के ऊपर दुनिया से रुखसत कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, अगर मैं उनके लिए आवाज उठाता हूं तो हां मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो हां मैं फिरका परस्त हूं। अगर मैं किसानों की आत्महत्या इनके लिए आवाज उठाता हूं तो मैं फिरका परस्त हूं। लेकिन मेरे भाइयों, बार बार तुमसे यही कहा जाएगा, वोट इनको देंगे
तो भाजपा आ जाएगी, मजलिस आई है तो भाजपा जीतेगी। अरे मजलिस 230 में से महज 4 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही। अगर तुम 10 सीटों के ऊपर अगर मुसलमानों को नुमाइंदगी देते तो हम वादा करते थे कि हम नहीं आते, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो रहता। लेकिन दोस्तों, अगर जब ये कहे आपसे कि मजलिस आई है तो इसका फायदा होगा, भाजपा जीतेगी, तो उनको तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई इम्तियाज जलील का उदाहरण देना। पिछले 20 साल से वहां पर शिवसेना का सांसद चुनकर आता है, 20 साल से लगातार। मुसलमान किसको टिकट देता, किसको वोट देता वहां पर? तो कांग्रेस को देता था। कभी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को देता था, शिवसेना और भाजपा को कभी नहीं दिया और ना इंशाल्लाह कभी आगे देगा। लेकिन 20 सालों तक जब तुम्हारा वोट जाया जा रहा था, जीत कर शिवसेना आ रही थी, तब मजलिस मैदान में उतरी और मजलिस ने तय किया कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो वही मुसलमानों के लीडर कहने लगे कि नहीं, ये इम्तियाज जलील खड़ा है, अब शिवसेना तो बड़ी आसानी से जीतेगी, भाजपा बड़ी आसानी से जीतेगी। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहा कि अगर 20 सालों तक तुम्हारा वोट जाया जा रहा है तो एक मर्तबा एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। अगर इम्तियाज जलील 3 लाख वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया। हमने अपने नौजवानों से कहा, ऐसा ही जोश था उनके अंदर, जो जोश मैं औरंगाबाद में देखता था, आज वो जोश मैं बुरहानपुर के अंदर देख रहा हूं। मैंने अपनी आवाम से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल की शिवसेना के झंडे को उखाड़े और मजलिस के झंडे को वहां पर गाड़े। कुछ नहीं करना है, इलेक्शन कितने दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी करने की जरूरत नहीं है। नफीस साहब, 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के फिजा के अंदर हम पतंग भी इंशाअल्लाह होते हुए देखेंगे। और मैं भी फख्र से वहां की आवाम को ये कहूंगा कि नफीस भाई का एक भाई भी वहां पर इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए गया था। मैं भी आप लोगों से आज उसी इत्तेहाद के लिए यहां पर आया हूं। बहुत ज्यादा आप लोगों का यहां पे सरों का समंदर देखकर अपने जाती इख्तिलाफात को छोड़िए मेरे भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। अगर हमारे में से किसी की कोई गलती हुई है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, लेकिन इस बार ये मौका जाने नहीं देना। एक मर्तबा आप यहां पर हमारे पैर मजबूत कर दीजिएगा, एक बार पैर मजबूत कर दीजिएगा, फिर देखिए एक तरफ ये कमल रहेगा और दूसरे तरफ दूसरा कमल रहेगा। ये मध्य प्रदेश का अलग ही मामला है, दोनों तरफ कमल कमल है। एक कमलनाथ है तो दूसरा कमल का फूल है। ये सीट एक मर्तबा आ गई तो उनको भी समझ में आएगा कि 100 सोनार की किसको बोलते हैं। बस आप लोग, मैं नौजवानों से, हम आपको तोहफे में वोट देंगे, हमारे मेहमान हैं, आप वोट देंगे। अगर ये सीट अगर आप तोहफे में देते हैं तो मैं असद साहब से इल्तिजा करूंगा कि असद साहब अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह संभालेगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ विधायक नहीं, इंशाअल्लाह लोकसभा के लिए भी लड़ेंगे, MP भी यहाँ से जिता कर